हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। और हम डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास बिल्कुल बेसिक लेवल से, जो कि इंपॉर्टेंट है सी टेट, टेट, सुपर टेट और बाकी सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, सी टेट 2020 को एग्ज़ाम को लेकर के जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, सरकारी जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उससे अंदाज़ा है कि आपका एग्ज़ाम कोरोना काल में हो सकता है। इसलिए बहुत खींच के आपको 2 महीने का टाइम मिल सकता है। ये भी एक अनुमान ही है। जिस तरह से मैं न्यूज़पेपर्स में देखता हूँ कि ये एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम लगभग कराए जा रहे हैं, एहतियात भी बरती जा रही है। इसलिए अपनी तैयारी को आप दुरुस्त रखें, ताकि अगर आपको थोड़ा सा समय और मिलता है तो आप उसका रिवीजन अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों, आपकी इसी तैयारी की पर्पज़ से मैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ 10 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छे साबित होंगे, बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। और आपका कहीं ना कहीं सीटेट में बाल विकास के प्रति जो कॉन्सेप्ट होगा वो और मजबूत होगा। तो बने रहें पूरे वीडियो के साथ। पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। सबसे पहले आप प्रभावशाली विद्यालय को समझिए। प्रभावशाली विद्यालय कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो प्रभावशाली विद्यालय वो हो सकता है जहाँ पर बालक का पूर्णतः विकास होता हो, चहुमुखी विकास होता हो, जहाँ पर समानता हो, कोई भेदभाव ना हो और बालक के गुणों के आधार पर उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा हो, तो वही प्रभावशाली विद्यालय होता है। तो आप एक शब्द में कहें तो जहाँ बालक का अच्छे से विकास हो रहा हो। तो अब इसकी प्रथा में कौन सा है? तो पहला है कि शारीरिक दंड। तो शारीरिक दंड यानी फिजिकल पनिशमेंट, क्या ये किसी विद्यालय की प्रथा हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी दोस्तों, जो अब नए बाल अधिकार कानून बनाए गए हैं, उसमें पनिशमेंट के लिए तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया गया है। इसलिए ये पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है। दूसरा है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यानी व्यक्ति यानी बालक के अंदर जिस तरह के गुण हैं उसको उसी हिसाब से कक्षा का माहौल देना, उसको उसी हिसाब से उसी मेथड से पढ़ाना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव एक ऑप्शन है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अभी बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं कि प्रतियोगितात्मक कक्षा यानी कंपटीशन का माहौल। तो दोस्तों, ये एक इसको कंपटीशन को हमेशा पॉजिटिव रूप में नहीं लिया जाता है। बहुत से ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि जापान वगैरह, वहाँ पर तो कई सालों तक तो एग्ज़ाम ही नहीं होते हैं। एक क्लास के बाद, एक स्टैंडर्ड के बाद ही वहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, जिससे कि उनका मानना है कि बच्चों को सीखने का पहले अवसर देना चाहिए और वो किसी भी उम्र में सीख सकता है। इसलिए उसका जो बेस होता है उसको मजबूत करने के लिए उसे कंपटीशन का जैसा माहौल ना दिया जाए, बल्कि उसे सिखाने का माहौल यानी अधिगम का माहौल बना के रखा जाए। तो ये कंपटीशन को बिल्कुल भी पॉजिटिव मत लीजिए कभी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, ये नेगेटिव है। क्योंकि कंपटीशन से क्या होता है, जो बच्चे ऑलरेडी मजबूत हैं फैमिली बैकग्राउंड से, सोशली, फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं, तो वो अच्छे नंबर पाएंगे, तो बाकी बच्चों का इसमें लॉस हो सकता है। तो वो क्या करेंगे कि एक हीन भावना उनके अंदर पैदा होगी। फिर दूसरा है कि डी नंबर है कि निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। इसमें भी तुलनात्मक मूल्यांकन की बात की जा रही है, यानी कौन बच्चा होशियार है, कौन बच्चा कमज़ोर है। ठीक है, आप इसको क्लास में खुद क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन बच्चा होशियार है, कौन नहीं है, लेकिन बच्चों से तुलना करके नहीं। इससे क्या होता है कि कमज़ोर बच्चे के मन में हीन भावना पैदा होती है। इसलिए ये बाकी के सारे ऑप्शन रॉन्ग होंगे, सिर्फ बी नंबर आपका एकदम सही ऑप्शन होगा। तो आपसे मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को ही फोकस करना है, जब तक कि प्रश्न में खुद नेगेटिव पॉइंट ढूंढने के लिए ना कहा जाए। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्लियर करना चाहते हैं बिना बहुत बड़ी किसी तामझाम के, तो आप बस पॉजिटिव पॉइंट को ही प्रायोरिटी में रखिए अपना। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। पहली बात तो देखिए, पॉइंट पकड़िए कि भाषा विकास की बात हो रही है और संवेदनशील समय पूछा जा रहा कौन सा होता है। तो चॉम्स्की के विषय में भी मैंने बताया था कि चॉम्स्की ने अपना क्या सिद्धांत कहा। अगर आपने उसको ध्यान से मेरा वीडियो देखा होगा, ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में पड़ा है, आप वहाँ पर अपना ये वीडियो देख सकते हैं, अपने भाषा से संबंधित कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है कि मध्य बचपन का समय। तो दोस्तों, भाषा विकास की यहाँ बात हो रही है, यानी शुरुआती स्टेज की बात हो रही है। तो मध्य बचपन का मतलब है कि प्रारंभिक कहीं ना कहीं बाल्यावस्था, यानी 6 साल 7 साल की एज की बात हो रही है। तो ये एज बहुत ज़्यादा होती है। बालक जो होता है उसका जो डेवलपमेंट है भाषा का, वो 3 साल तक भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और धीरे धीरे 5 साल तक तो वो काफ़ी मैच्योर हो ही जाता है। इसलिए ये जो एक तरह ये जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। और अगला है कि वयस्क अवस्था, यानी कि बच्चा वयस्क अवस्था तो बहुत बड़ी अवस्था हो गई, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है। अब 18 साल में उसका भाषा का विकास प्रारंभ थोड़ी होता है, वो तो चरम सीमा में होता है उस समय। सी ऑप्शन है कि प्रारंभिक बचपन का समय। तो दोस्तों, प्रारंभिक बचपन का समय मतलब बिल्कुल शैशवावस्था,
कि अंतिम मतलब समझ लीजिए जैसे कि 2 से 3 साल की एज में बच्चा जो होता है कहीं न कहीं उसकी भाषा का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है। वैसे तो जन्मजात जैसे कि जनरेटिव जो ग्रामर की संज्ञा जो कि पढ़ाई गई है चॉम्स्की की, उन्होंने तो जन्मजात माना है। लेकिन जन्मजात का मतलब ये नहीं है कि वो पेट से ही बोलना सीख जाता है। वो शब्दों को वो उसके अंदर कहीं न कहीं वो गुण होते हैं जो कि समाज में आकर के वो निखरते हैं, उनको जब अवसर मिलता है तो वो बोलने लगते हैं। तो जो भाषा का विकास है वो तब से प्रारंभ होता है जब बच्चा शब्द बोलना शुरू कर देता है, यानी 1 से 2 साल के अंदर बच्चा का विकास भाषा का शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है प्रारंभिक बचपन का समय, ये सही है। जन्म के पूर्व का समय, तो जन्म से पूर्व बालक बच्चा जो होता है वो बोल तो सकता नहीं है, तो इसलिए भाषा का विकास का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए सी ऑप्शन की प्रारंभिक बचपन का समय, ये ऑप्शन आपका सही है भाषा विकास की दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। गौड़ वाहक वो होते हैं जो मुख्य वाहक नहीं माने जाते हैं, यानी जो उप होते हैं, एक तरह से थोड़ा सेकेंडरी माने जाते हैं, वो कौन हो सकते हैं। तो पहला एक विद्यालय और आस की मतलब पास पड़ोस। तो यानी क्या विद्यालय और पास पड़ोस से बच्चों का समाजीकरण होता है? तो हाँ, बिल्कुल होता है। विद्यालय में बच्चे का समाजीकरण होता है, आस पड़ोस के लोग भी समाजीकरण में उसकी हेल्प करते हैं, तो ये होता है। तो लेकिन अब आपको और भी देखना है। तो दोस्तों एक चीज़ ये भी है सीटेट में, आप ये भी याद रखिए कि जब चारों ऑप्शंस आपको सही लगते हैं तो उसमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना होता है। तो पहला ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। अगला है कि विद्यालय और निकट परिवार के सदस्य, यानी विद्यालय और जो घर फैमिली जो होती है, सगी फैमिली जो होती है, वो उसके सदस्य जो हैं वो समाजीकरण में ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है कि परिवार और रिश्तेदार। तो परिवार जो है वो तो ठीक है, लेकिन रिश्तेदार चूंकि इसमें ऐड कर दिया गया है, तो रिश्तेदार तो परमानेंट बच्चे के साथ रह नहीं सकते हैं, वो तो बार बार घर आते नहीं हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अगला कि परिवार और पास पड़ोस। तो परिवार के साथ पास पड़ोस जो होते हैं वो पास पड़ोस उतना रोल नहीं निभाता, क्योंकि समाजीकरण का जो मुख्य जो कारक हैं या जो समाज के लिए सबसे ज़रूरी है, अब पहली बात तो सेकेंडरी पूछा गया है गौड़। तो गौड़ में आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या, कि विद्यालय और निकट परिवार के सदस्य, विद्यालय और निकट परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि विद्यालय में बच्चों को कई माहौल मिलते हैं, कई तरह के बच्चे मिलते हैं, ठीक है, जो कि उनके हमजोली होते हैं, हम उम्र होते हैं, तो वो उनसे सीखते हैं। और जो परिवार के सगे होते हैं, जो निकट परिवार के सदस्य होते हैं, उनसे बालक सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाजीकरण का जो एक तरह से गौड़ वाहक हो सकते हैं वो है विद्यालय और निकट परिवार के सदस्य। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। वाइगोत्स्की के, अगर आपने वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ा होगा तो देखा होगा कि सामाजिक अनुक्रिया को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, इसलिए इसका पहला ऑप्शन ही सही है कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया। बाकी की तो कोई तुलना ही नहीं, बाकी की कोई तो बातचीत ही नहीं है। अगर आप वाइगोत्स्की को आपने पढ़ा है तो आप समाज जहाँ देखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक ऐसे शब्द जहाँ देखेंगे और वाइगोत्स्की के विषय में चर्चा हो रही होगी, तो वो ऑप्शन 100% सही हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो जीन पियाजे ने क्या कहा है, आपने इसका सिद्धांत पढ़ा होगा कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्था इन्होंने डिस्कस की है। तो इन्होंने एक डेफिनेशन भी, इन्होंने एक परिभाषा भी दी थी जिसमें कहा था कि शिक्षार्थी जो होते हैं वो पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन करता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये जीन पियाजे का एक कथन है। तो उनके कथन को अगर आपको याद है, मैंने ये पढ़ाया भी है अपने वीडियो में, आप जीन पियाजे का वीडियो देखिएगा, उसमें ये मिलेगा आपको। और ये इसलिए ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे कोई इसमें ये नहीं कि आपको 2 ऑप्शन देने हैं तो एक ही ऑप्शन सही होता है। तो ये चूँकि बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, इसलिए डी नंबर का ऑप्शन एकदम सही माना जाएगा। दोस्तों आप लोग एमसीक्यूज सॉल्व करिए, अच्छी बात है, प्रैक्टिस सेट लगाइए। और चूंकि लोग कह रहे थे कि एमसीक्यूज बताइए, थोड़ा आसान हो जाता है समझना, तो इसलिए मैं एमसीक्यूज आपके सामने लेकर के आया हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कई सारी थ्योरीज भी पढ़ाई हैं जो कि मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं वीडियोज़। तो आप अगर थ्योरी आपकी क्लियर है तो आपको ये एमसीक्यूज करना बिल्कुल बच्चों का खेल लगेगा। अगर आपको थ्योरीज नहीं पता है तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए थ्योरीज ज़रूर पढ़िए, बाकी आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। सुगम लिखा है, वो धोखे से यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो सुगम बनाता है, सुगम का मतलब होता है कि सरल बनाता है। तो उसमें से क्या ऑप्शन है, तो प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में जो शिक्षक होता है वो कैसा वातावरण देता है, वो नियामक है, यानी एक प्लानर है।
मतलब जैसा उसने तय कर दिया सब कुछ वैसा ही हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रगतिशील कक्षा नहीं है। यानी नियमों में बच्चे बंधे जाते हैं जिसका उनको लाभ नहीं मिल पाता है, या वो खुल करके अपने व्यक्तित्व को नहीं निखार पाते हैं। दूसरा है कि समावेशन को हतोत्साहित करना। तो दोस्तों ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि पहले ही नेगेटिव पॉइंट की बात कर दी गई, और नेगेटिव पॉइंट तुमको टच ही नहीं करना है जब तक कि क्वेश्चन में नेगेटिव पॉइंट ढूंढने की बात ना की जाए। सी नंबर है कि आवृत्ति को बढ़ावा देना, यानी बार बार रिपीटिशन करवाना। तो ये कोई रटना या दोहराना बार बार, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये कोई प्रगतिशील कक्षा की निशानी नहीं है। डी नंबर है कि खोज को प्रोत्साहन देना। तो अभी आपने पियाजे के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं खोज का मतलब होता है कि बालक को अपने सवालों का जवाब खुद ढूंढने का अवसर मिलना चाहिए, और जब वो उसमें सफल ना हो रहा हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। जब आप NCF 2005 पढ़ेंगे तो आपको इसके विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अगला है कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, अब शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए क्या चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है कि जैसे क्लास में कई तरह के बालक हैं जो कि कई बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी अपनी क्षेत्रीय बोली होती है, अपना पारिवारिक बैकग्राउंड होता है, उनका अपना सामाजिक माहौल होता है। तो ये कहीं ना कहीं इसी को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। और ये इनके लिए शिक्षक को क्या चाहिए, पहला ऑप्शन है कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। यानी बच्चे की गुणवत्ता पहले से ही केवल उनके अंकों के आधार पर चेक कर दें। तो दोस्तों इसके खिलाफ है, ये जो बाल नीति है उसके खिलाफ है, क्योंकि किसी के भी अंक उसकी योग्यता को तय नहीं करते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन आपका जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव बात है कि जो बच्चा है पहले आप उसकी सुने तो वो क्या कहना चाहता है, उसके पास कितनी नॉलेज है, क्या उसकी क्यूरियोसिटी क्या है, यानी उसकी जिज्ञासाएं क्या हैं, ठीक है, उसको सुनना चाहिए। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं कि विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करना। अब कठोर नियम तो वैसे भी ये नेगेटिव पॉइंट हो गए, तो नेगेटिव पॉइंट है तो वो रॉन्ग होगा, नो डाउट। शिक्षण और आकलन के समान और मानव तरीके हों, यानी शिक्षण और आकलन के समान और मानव तरीके हों। तो दोस्तों ये डी नंबर भी सही है, लेकिन अब आप चूंकि बी और डी में कैसे कन्फ्यूज़न है उसको कैसे दूर करेंगे। तो जो NCF है वो कहता है कि बालक का जो सोच है, बालक के जो दृष्टिकोण है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। ना कि क्लास में एक ऐसा माहौल बना दें कि सबको समान का मतलब है कि बालक चाहे जैसा हो, आपको बस समान रूप से पढ़ाना है, चाहे वो कोई सीखे या न सीखे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बालक को विशेष रूप से भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनके दृष्टिकोण को सुनना पड़ता है। तो चूंकि व्यक्तिगत भिन्नता की बात हो रही है तो यहाँ पर बालक के जो अपना खुद का दृष्टिकोण है, जो उसकी खुद की एक क्षमता है, उसको यहाँ पर संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, अप्रोप्रिएट है, ठीक है। और डी नंबर जो है वो रॉन्ग मान लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि समान कक्षा का हर जगह पे नहीं हो सकती है। तो दोस्तों ये बस थोड़ा सा समझना है आपको, बाकी ये कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है। और आप की तैयारी अगर अच्छी रहेगी तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा उससे। अगला है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में, इसी की बात कर रहा हूँ। इसकी PDF मिल जाती है आराम से, और आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़िए। इससे काफ़ी हद तक आपको सवाल समझ में आ जाएंगे। एग्जाम में पूछ भी लेता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब तैयार की गई, तो 2005 में, है ना। तो ये ज़रूरी है। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, यानी टीचर का क्या रोल रहता है। अधिनायकी का मतलब होता है एक तरह से बिल्कुल तानाशाही वाला, तो ये तो होता नहीं है। अनुमति परक कि मतलब परमिशन लेकर के, ये भी एक सेम चीज़ वही है। सुविधादाता, तो दोस्तों सुविधादाता जो है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुविधादाता का ऑप्शन सही है, क्योंकि NCF ने साफ तौर पर कहा है कि एक टीचर को एक सुविधादाता के रूप में ही, एक फैसिलिटेटर के रूप में ही अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। उसको क्या करना है कि बालक को सिर्फ माहौल देना है, सपोर्ट करना है, उसके लिए सुविधाएं जुटानी हैं, और बालक को स्वयं करके सीखने देना चाहिए। जहाँ उसकी कमी हो वहाँ उसको सपोर्ट करना चाहिए। सत्तावादी, ये रॉन्ग कमेंट है, ये भी रॉन्ग कमेंट है, ये भी रॉन्ग कमेंट है। इसलिए जो सी नंबर है कि सुविधादाता, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आकलन के उद्देश्य पूर्ण होता है यदि, यानी जो आकलन किया जा रहा है उसका जो उद्देश्य वो पूर्ण कब माना जाता है। पहला ऑप्शन है कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि, यानी जो फीडबैक होता है ना, उसकी शुद्ध हिंदी है क्या, प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। यानी शिक्षार्थियों एक ऐसा माहौल हो कि जैसे कोई चीज़ हुई, उसका आकलन हुआ,
तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ता है कि बालक ने कितना सीखा, शिक्षक की भी क्या अपनी एक भूमिका रही, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं फीडबैक लेना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और बाकी ऑप्शंस देखते हैं कि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, तो ये एक बार पूरे साल में एक बार आकलन कर लेने से आप सही स्थिति का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नेगेटिव है, ये रॉन्ग है। सी नंबर है कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। फिर वही तुलनात्मक मूल्यांकन वाली बात आ गई है, तो ये ऑप्शन भी नेगेटिव है, ये रॉन्ग है। अगला कि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो दोस्तों भय और तनाव पैदा करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, बालक सीखेगा ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि भय और तनाव एक नेगेटिव अप्रोच है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। सिर्फ ए नंबर सही है, जहाँ पर कोई भी चीज़, जैसे कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप अपना फीडबैक भी दीजिए, बच्चों का फीडबैक भी लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल क्रिएट करेगा। अगला प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पता है दोस्तों कौन से होते हैं? जो कि हैंडीकैप होते हैं, यानी एक जो दिव्यांग होते हैं, उन्हीं को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहा जाता है। तो उनको अगर उनको शामिल करना मतलब कि अगर उनका स्कूल में एडमिशन होता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा ये देखना है कि जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। यानी जैसे कि क्लास है, समझिएगा बहुत आसानी से कि जैसे क्लास है उसमें विकलांग बालक आ गए, तो क्या उसका प्रभाव उन बच्चों पर पड़ेगा जो बच्चे विकलांग नहीं हैं। तो यही पहले पॉइंट में कहा गया है कि अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो फिर कभी भी विकलांग बालक सामान्य स्कूल में नहीं पढ़ पाते, इसलिए जो पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग है। दूसरा है कि विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। तो दोस्तों अब जैसे कोई बालक है, अब उसको अगर कोई फिजिकल कोई डिफिशियंसी है, अगर वो मतलब विकलांग है, तो उसमें उसकी कोई मिस्टेक नहीं है। ये उसको उसको ये हो गया, कुदरती है कि उसको कोई विकलांगता मिल गई है, तो इसलिए उसको भार नहीं समझना चाहिए, इसलिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगला है कि शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। यानी क्लास में अगर जैसे कि दिव्यांग बालक आते हैं, तो अगर टीचर सभी बालकों को उनसे परिचित करवाता है, फैमिलियर करवाता है, इंट्रोडक्शन करवाता है, तो उसको जो हिम्मत दिलवाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी जो ऐसे दिव्यांग बालकों के लिए जो हीन भावना पहले से ही मन में रहती है वो ख़त्म होगी कहीं ना कहीं। आप देखेंगे कि आजकल लंगड़े बच्चे को देख करके एक सामान्य बच्चा उसको बोलने से, उसको छूने से डरता है कि कहीं वो रोग उसको भी ना हो जाए। तो एक तरह से ये धारणा को चेंज करने का एक माहौल होगा, इसलिए जो उसका सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि डी नंबर कह रहा है कि एक काल्पनिक लक्ष्य है, यानी कि मतलब कि दिव्यांग जन बालक को तो क्लास में रखना ही नहीं चाहिए, ऐसी कल्पना करना ही व्यर्थ है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ये रॉन्ग है। तो ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये 10 एमसीक्यूज़ थे, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ये आपसे एमसीक्यूज़ डिस्कस करता हूँ, नहीं तो पहले मुझे सारी थ्योरीज पढ़ानी चाहिए, उसके बाद ये सब डिस्कस करना चाहिए। पर बहुत लोगों की डिमांड यही रहती है कि एमसीक्यूज़ में जो होता है वो कम समय में ज़्यादा सीखने को मिल जाता है, इसलिए मैं ऐसे ही एमसीक्यूज़ आपके लिए बाकी सब्जेक्ट्स के भी लाता रहूँगा। आपसे बस एक ही चीज़ कहनी है फाइनली सीटेट के विषय में कि सबसे पहले चीज़ क्या करना है सॉल्व करते समय सीटेट का पेपर, कि नेगेटिव पॉइंट को ढूंढना है। जब तक कि आपको मतलब नेगेटिव पॉइंट के लिए ना कहा जाए, जैसे कि अगर कहता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट गलत है, तो यह नेगेटिव पॉइंट बताइए, तो उसमें आप नेगेटिव पॉइंट को ढूंढिए, ठीक है। और जब आपसे कहता है कि समान रूप से पूछता है और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करता है, तो आप जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स दिए रहते हैं ऑप्शन में, उनको आप नकार दीजिए। जैसे ही आप उनको नकार देंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव पॉइंट में नंबर मिल जाएगा, वो सही होगा, ठीक है। आप उसके लिए कोई बहुत तैयारी करने की लिए ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एप्टीट्यूड रखिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए कि आप जो 4 ऑप्शन हैं उन 4 ऑप्शंस में से पॉजिटिव ऑप्शन आप ढूंढ पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सवाल को ज़रूर 2-3 बार पढ़ें, ऑप्शंस को भी पढ़ें। सीटेट में क्या होता है कि थोड़ी सी स्पीड अच्छी होनी चाहिए सॉल्व करते समय, क्योंकि सवाल को एक बार पढ़ करके आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, 2-3 बार पढ़ना होता है, उसकी एक एक वर्ड की मीनिंग समझनी होती है, उसका कॉन्सेप्ट समझना होता है, फिर आप उसको करिए। तो कहीं ना कहीं थ्योरीज भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा आप नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को ढूंढना आपको आना चाहिए। अगर ये सारी काबिलियत अगर आपने डेवलप कर ली है तो 100% आप सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास कर लेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा सब्सक्राइब करने की कोशिश ना करें, उससे क्या होता है कि आप अनसब्सक्राइब हो जाते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट करके कोई फीडबैक देना चाहते हैं, मेरे लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं
तो आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी लाभ लें। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।